हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके साथ साथ यदि आप लेखपाल, सुपर टेट, यूपी टेट, केवीएस, पीआरटी, DSSB, सी टेट, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। ऑप्शन ए है राज्यों का संघ, बी है अर्धसंघीय, सी है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, डी है एकात्मक राज्य। जो भारत का संविधान है उसमें भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो हम कहते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है। देखिए, याद रखिएगा, कई लोगों का पिछली बार कमेंट आ रहा था कि अनुच्छेद भी साथ में बताइए। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संविधान में यही कहा गया है कि जो भारत है अर्थात इंडिया, वह राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में भारत को अन्य किस नाम से बुलाया गया है। तो भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए है 9, बी है 10, सी है 11, डी है 12। तो भारतीय संविधान की यदि बात की जाए तो जो मूल संविधान था, जिसमें किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश को समर्पित कर दिया गया था, उस मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। यदि प्रश्न यह पूछा जाता तब आपका उत्तर होता 8 अनुसूचियां थी। यदि बात की जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8 के बाद आपकी 9, 10, 11, 12 यह एक एक करके एक ना एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। और इस समय वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। अब इसी के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क करेंगे और फटाफट से हम 1 से लेकर के 12 तक की सभी अनुसूचियों को रिकॉल करेंगे। तो पहली अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन। दूसरी अनुसूची में जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित सभी पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराते चलेंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? दूसरी में बात की गई है वेतन एवं भत्ते की। तीसरी में बात की गई है शपथ की। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में क्षेत्रों का जो आवंटन है, राज्यसभा में जो सदस्य संख्या का आवंटन है, वह बताया गया है। पांचवी अनुसूची में बात की गई है अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर के क्रमशः जो ये राज्यों हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ, इनके बारे में प्रशासन का प्रावधान किया गया है, जिनमें आते हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के प्रशासन की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और जो हमारी 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था? सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान संशोधन? तो पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में किया गया था, इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसका संबंध भूमि अधिग्रहण से है। बात की जाए 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची आपकी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और जिसका संबंध नगर पंचायत से है, नगर पालिकाओं से है। और 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वह नगर पंचायत से ही है। और इसमें नगर पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची जो आपकी जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी आपकी 1993 में जोड़ी गई थी, और जिसका संबंध किससे है? तो नगर निगम से है। किससे है? नगर निगम से है। और नगर निगम को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यहाँ से आपके इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो
सबसे पहले संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जिसका संबंध दल बदल कानून से है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, जिसका संबंध नगर पंचायत से है और नगर पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची का संबंध 74वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जोड़ी गई, जिसका संबंध नगर निगम से है और नगर निगम को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे संभवतः सभी क्लियर हो चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें दिए गए शब्दों में से किसका प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, तो बिल्कुल ये शब्द तो आता ही है हमारी प्रस्तावना में। दूसरा है समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष और चौथा है संघीय। तो संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड यूज किए गए हैं उनके अंतर्गत आपका आ जाता है धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, जिन्हें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई थी, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी और उन 3 प्रकार के न्याय के अंतर्गत आ जाता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और उन 5 प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता की बात भी की गई है और इन 2 प्रकार की समानता के अंतर्गत आ जाता है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ से यही प्रश्न लगभग बार बार उठा करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो अगर आपने विश्लेषण को थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप कर पाएंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है और जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए 18 भाषाएं हैं या बी 22 भाषाएं हैं या सी 16 भाषाएं हैं या 12 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब ये जो 22 भाषाएं हैं हमारी, इसमें अगर बात की जाए कि जब हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, तो उस समय संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो चुकी है। अब इन 22 भाषाएं जो कि लगातार जोड़ी गई हैं किसी ना किसी संविधान संशोधन के द्वारा, इसको भी एक बार से अगर रिकॉल करें तो सबसे पहले आपकी जोड़ी गई थी 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में आपके जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। देखिए 67 से सिंधी 1992 में आपकी जोड़ी गई थी। 1992 में जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन करने के पश्चात जोड़ी जाने वाली भाषाएं थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसे आप नमक से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कब जोड़ी गई थी? तो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद भाषाएं जोड़ी गई थी वह थी आपकी जी बिल्कुल करेक्ट हम चल रहे हैं। और इसके बाद चलते हैं किसकी तरफ, तो एक और संविधान संशोधन आपका किया गया और जो आपका संविधान संशोधन कहलाया 92वां संविधान संशोधन, और ये किया गया था 2003 में। और इसके अंतर्गत जो भाषाएं जोड़ी गई थी वह थी आपकी 4 भाषाएं, जिसमें आ जाती हैं संथाली, बोडो, डोंगरी, और डोंगरी के साथ साथ जो आपकी जोड़ी गई थी वह भाषा कौन सी थी? तो ये मैथिली। कौन सी थी? मैथिली। तो संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली ये कब जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और इस प्रकार हम सारी अगर भाषाओं को जितने भी संशोधन के द्वारा की गई हैं काउंट करें 14 और 6 कुल मिलाकर के 22 भाषाएं वर्तमान में संविधान में वर्णित की गई हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए है 395, बी है 396, सी है 398 और डी है 399। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 395 अनुच्छेद थे।
अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। अभी अभी हमने चीज़ें डिस्कस की थी और एक बार फिर से आपके सामने प्रश्न आ चुका है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन बी है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। या ऑप्शन डी की बात की जाए तो ऑप्शन डी है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के अंतर्गत जो है वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। अभी अभी हमने बात की थी कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब इस 7वीं अनुसूची के अनुसार आपके जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियाँ बांटी गई हैं उसमें 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं और 3 अनुसूचियों के अंतर्गत आपकी आ जाती हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के अंतर्गत यदि बात की जाए तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन यदि केंद्र चाहे तो उसमें हस्तक्षेप करके अपना जो निर्णय है उसे ही सर्वसम्मत मनवा सकता है। समवर्ती सूची पर बात की जाए तो दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, लेकिन इसमें भी केंद्र को थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी जाती है। तो इनमें कुछ कुछ विषय भी प्रदान किए गए हैं कि किन विषयों में संघ कानून बनाएगा, किन विषयों में राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो पहले का आंकड़ा यदि देखा जाए तब संघ सूची में जो विषयों की संख्या थी वह 97 थी, लेकिन वर्तमान में यदि इनकी बात की जाए तो संघ सूची में विषय जो बढ़कर के हो चुके हैं 100। संघ सूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं तो 100 विषय प्रदान किए गए हैं। राज्य सूची की बात की जाए तो यहाँ पर विषय हो चुके हैं 61 और यदि समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें कुल 52 विषय प्रदान किए गए हैं जिनमें केंद्र और राज्य मिल करके कानून बनाएंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि संविधान में जो सूचियाँ दी गई हैं उनका वर्णन किसमें किया गया है, 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी सूचियाँ दी गई हैं तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंकड़े आपसे लगातार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से संविधान से ली गई है। जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है यूएसए से, ऑप्शन बी है कनाडा से, सी है यूएसएसआर से और डी है आयरलैंड से। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी अवधारणा ली गई है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आयरलैंड से। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो अन्य देशों से लिए गए हैं उनके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। इसके साथ साथ अमेरिका से जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह पूछा जाता है कि अमेरिका से ली गई है क्या, तो अमेरिका से लिया गया है आपके न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन से यदि बात की जाए तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये जो एकल नागरिकता है भारत में ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। और यदि बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा और कनाडा से ली गई है संघीय शासन व्यवस्था। जो संघीय शासन व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से ली गई है। और इसके साथ साथ रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। रूस के द्वारा क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और यदि बात की जाए आपके जर्मनी की तो जर्मनी से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगी कि यहीं पर आप नोट डाउन कर लेंगे कि जो संविधान संशोधन की ये प्रक्रिया है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार संविधान में संशोधन होते ही रहते हैं। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, ये ली गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ये भी याद रखेंगे, तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए है न्याय का कोई उल्लेख नहीं है, बी है भ्रातृत्व का कोई उल्लेख नहीं है, सी है प्रतिष्ठा की समानता का कोई उल्लेख नहीं है, या ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किया गया है और जिसके अंतर्गत अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, जिसमें
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय आ जाता है। भ्रातृत्व की भावना का भी वर्णन किया गया है जो कि फ्रांस की क्रांति से ली गई थी। बात की जाए कि प्रतिष्ठा और समानता, तो ये आपके दो प्रकार की समानताएं भी बताई गई हैं जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन आ जाता है, और ये दो प्रकार की समानताएं प्रस्तावना में दी गई हैं। लेकिन वयस्क मताधिकार का वर्णन किसी भी प्रकार से प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए जो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि किसका वर्णन नहीं किया गया है प्रस्तावना में, वयस्क मताधिकार का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो लगातार यदि आप व्याख्या पर भी उतना ही कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी तैयारी एक बेहतर लेवल पर पहुंच जाती है। तो प्रश्न आपके सामने है कि एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, बी है यूएसएस से, सी है कनाडा से, डी है फ्रांस से। तो फ्रांस से तो हमारे भ्रातृत्व की भावना ली गई थी, भाईचारे की बात की गई थी। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था ली गई थी, और यदि बात की जाए इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से ली गई थी एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन ए है राज्यमंडल, बी है राज्य संघ, सी है महासंघ, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये रिपीटेड प्रश्न है, बस थोड़ी सी भाषा परिवर्तित की गई है कि भारत के संविधान में भारत को भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ कह करके वर्णित किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन ए है राज्यों का संघ, बी है महासंघ, सी है एकात्मक संघ, और डी है राज्यमंडल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। तो फटाफट से आप अपना उत्तर कर पाएंगे यदि आपने ध्यान से देखी होगी इस चीज़ की पूरी व्याख्या। ऑप्शन ए है अमेरिका से, बी है कनाडा से, सी है यूनाइटेड किंगडम से, और डी है फ्रांस से। तो जो संघीय शासन प्रणाली है वह कहाँ से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कनाडा के संविधान से। एक प्रश्न और आप याद रखेंगे कि प्रश्न कई बार पूछता जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना अगर पूछा जाए कहाँ से ली गई है तो अमेरिका से, जबकि इसकी भाषा का जो प्रारूप लिया गया है, भाषा ली गई है, वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया से ही आपके ली गई है क्या चीज़, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। तो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो अमेरिका के संविधान से। दोनों चीज़ों में अंतर समझिएगा और उसके बाद चीज़ों को रिकॉल कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन आपके सामने है कि जो भारत के संविधान का प्राधिकार है वह किस में है। ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधि सभा में जो है उसका पूरा अधिकार समाया हुआ है। ऑप्शन सी है भारत की जनता, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति, और सर्वोच्च न्यायालय। तो जो भारत का संविधान है उसकी सर्वोच्च शक्ति क्या है, या भारत का संविधान किस में निहित है, या संविधान का सर्वोच्च जो कह सकते हैं प्रारूप क्या है, तो वह हो जाएगा भारत की जनता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों है इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारी प्रस्तावना है वह लगभग यहीं से प्रारंभ होती है कि हम भारत के लोग। तो संविधान की मूल शक्ति, मूल केंद्र, मूल स्रोत हो जाता है भारत के लोग। ऑप्शन आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक आपके समीक्षा है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है आयरलैंड से, बी है यूएसए से, सी है ऑस्ट्रेलिया से, और डी है कनाडा से। तो न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वह लिया गया है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूएसए से, यानी कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपके जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसी को न्यायिक समीक्षा कहेंगे। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अब अमेरिका से जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण ली गई हैं उन सभी को एक बार रिकॉल करेंगे। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, पहली चीज़ ली गई है मौलिक अधिकार, इसके बाद अमेरिका से ली गई है प्रस्तावना, अमेरिका से ली गई है प्रस्तावना, इसके बाद अमेरिका से लिया गया है न्यायिक समीक्षा यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, इसके बाद अमेरिका से लिया गया है वित्तीय आपात, और अमेरिका से क्या चीज़ ली गई है, तो अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अमेरिका के ही संविधान से ली गई है। यही महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे। जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं ये
किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है 16वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 7वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये प्रश्न भी मैं आगे डिस्कस कर चुकी हूँ और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन और किया कब गया था? तो वर्ष हो जाएगा आपका 1976। इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो 42 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 6। तो 1976 के अंतर्गत आपके किया गया था 42वां संविधान संशोधन और जिसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जैसे 3 महत्वपूर्ण शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? जो संसद की अवधारणा है यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, संसद का जो प्रावधान है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, बी है भारत से, सी है फ्रांस से और डी है जापान से। तो यदि संसदात्मक शासन प्रणाली की बात की जाए तो ये लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। अब ब्रिटेन से कुछ एक ही दो चीज़ें ली गई हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें आप याद रखेंगे। सबसे पहला आ जाता है आपका संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि संसद की अवधारणा और दूसरा आ जाता है आपकी एकल नागरिकता। ये दोनों ही चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। इन्हें बहुत ही अच्छे से आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि संसद की अवधारणा ब्रिटेन से, लेकिन यदि संघीय अवधारणा पूछ ली जाए, संघीय शासन अवधारणा, तो वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से। दोनों चीज़ों में अंतर अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति जी के द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किया जाता है, या कह सकते हैं पूरी तरीके से उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है, तो वह किस देश के संविधान से ऐसी अवधारणा को लिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका से, बी है आयरलैंड से, सी है दक्षिण अफ्रीका से और डी है फ्रांस से। तो ये जो अवधारणा है आपकी, ये ली गई है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आयरलैंड के संविधान से। अब आयरलैंड से जितनी भी चीज़ें ली गई हैं महत्वपूर्ण, उन सभी को रिकॉल करेंगे। जैसे आयरलैंड से लिए गए हैं आपके नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनका प्रावधान। आयरलैंड से आपकी और क्या चीज़ ली गई है? आयरलैंड से लिए गए हैं आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भी भाग लेते हैं, उस पूरे व्यवस्था का वर्णन किससे किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से भारत में लिया गया है। अगला प्रश्न देख, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई? देखिए वही प्रश्न आपको देखने को मिल गया है तुरंत, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो प्रश्न आपके सामने स्लाइड पर लिखा हुआ है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उससे रिलेटेड बताई गई चीज़ें, जिन्हें आप अच्छे से हमेशा सुनिएगा। अगला है ब्रिटेन से, सी बी है संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी है आयरलैंड से और डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो राष्ट्रपति के चुनाव के जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन भाग लेंगे, नहीं लेंगे, ये सारी चीज़ों का वर्णन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आयरलैंड से। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो फटाफट से अपना उत्तर करेंगे। अब तो ये चीज़ें बहुत ईजी लगने लग गई होंगी। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है और क्या लिया गया है? तो वित्तीय आपात की अवधारणा ली गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था ली गई है। और जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकालीन जो प्रवर्तन है वो लिए गए हैं। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है, या संविधान की शक्ति का मूल केंद्र क्या है? ये प्रश्न भी आपसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है संसद, बी है संविधान, सी है राष्ट्रपति और डी है जनता। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि संविधान की पूर्ण शक्ति जो है वह किस में निहित है? तो हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि जो भारत है इसमें सरकार जो है वह संस्थात्मक है, और ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए है लोकसभा
को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। लोकसभा को, जो लोकसभा में सदस्य जाते हैं उनको जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है। ऑप्शन बी है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी है लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। जो लोकसभा है उसके प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके कारण भारत संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो लोकसभा है उसके लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संविधान की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? ऑप्शन ए है सरकार का संसदीय स्वरूप है, बिल्कुल है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का न्याय मिलने के लिए हम किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आप अपने बैक जो है सोर्सेज लगा करके कुछ भी कीजिएगा, लेकिन संविधान इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है कि किसी भी प्रकार से न्यायपालिका पर दबाव बना सके। जो न्यायपालिका है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन सी है सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, और ऑप्शन डी है आपके सामने संघीय सरकार। तो संघीय सरकार भी है क्योंकि अभी अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था जो है वह कनाडा के संविधान से ली गई है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, जो कि संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारत की जो न्यायपालिका है वह भी पूरे तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि अगर स्वतंत्र नहीं होती तो नेताओं पर कभी केस नहीं चलते, नेता कभी भ्रष्टाचार में आरोपित नहीं होते, गिरफ्तार नहीं होते। तो इसलिए न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है, उसमें कोई भी नेतानगरी नहीं चलती है। हालांकि बैक सोर्सेस से आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है? लेकिन संविधान में इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो जो सरकार है वह अध्यक्षात्मक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत का संविधान है उसमें संघीय जो शब्द कहा जा रहा है इसका प्रयोग किस जगह पर किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 368 में किया गया है, संविधान में कहीं नहीं किया गया है, या प्रस्तावना में किया गया है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगी कि भाग 3 का संबंध तो मौलिक अधिकारों से है। संविधान के भाग 3 का जो संबंध है वह मौलिक अधिकारों से है, जिसमें 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जो कि आपके कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगली अगर मैं बात करूँ प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में भी आपके कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा संविधान में कहीं पे भी नहीं। तो संघीय शासन व्यवस्था जरूर है, लेकिन संघीय शब्द कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार आपके संविधान में एक शब्द और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, बजट, कि क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इसके तात्पर्य में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण इसे जो है कहा गया है, लेकिन बजट ये जो शब्द है इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। संघीय शब्द का भी उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय राज्य। तो राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान कैसा है? संघीय है, अर्धसंघीय है, एकात्मक है, या राष्ट्रपति शासन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसंघीय एवं संघीयबद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संविधान को बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, या संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो वो हो जाते हैं आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
अब B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान का आत्मा और हृदय कहा है वह किसे कहा है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 को, बी है 19 को, सी है 356 को और डी है अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो इसमें विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें जो आपके वक्तव्य हैं, विचार हैं, इनकी अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है वह प्रावधान किया गया है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इसमें 6 प्रकार की कुल स्वतंत्रताएं वर्णित की गई हैं। अनुच्छेद 356 की बात की जाए तो इसमें आपके आपातकाल लगाया जाता है, जबकि B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है वह कहा गया है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी धर्म को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा कि जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। अब सभी के लिए समान आर्थिक अधिकार मिलना, ऐसा तो संभव नहीं है कि अर्थ के आधार पर सभी को समान कर दिया जाए। किसी की इनकम कितनी है, किसी की इनकम कितनी है, तो सब आर्थिक रूप से तो समान नहीं हो सकते हैं। अब सभी राजनीतिक रूप से भी जो है समान हो जाए, ये बात तो सही है, लेकिन इससे भी हमारा अच्छा इससे भी अच्छा हमारा जो है विकल्प होगा वह होगा कि सभी के आधार पर जो है भेदभाव दूर होना चाहिए, चाहे वह जाति हो, चाहे वह लिंग हो, चाहे वह रंग हो, चाहे वह नस्ल हो। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का या लड़की में भी असमानता नहीं करनी चाहिए, और ऐसा अब हो भी रहा है। काफ़ी हद तक चीज़ें समान हो रही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन ए है किसी विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, ऐसा राज्य जो एक ही धर्म का पालन कर रहा हो, ऐसे राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि धर्म विरोधी राज्य, मतलब ऐसा राज्य जो कि धर्म का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ऑप्शन सी है धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, या सभी धर्मों का राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो देखिए जो धर्मनिरपेक्ष है उसका अर्थ क्या होता है, तो एक ही धर्म का पालन करें ऐसा भी संभव नहीं है। अगला जो विकल्प है कि विरोध करें, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, बीच में भेदभाव ना करें, तो बिल्कुल किसी भी धर्म के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या किसी भी अन्य समुदाय का हो, उसके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को चीज़ें समान और अधिकार भी समान मिलने चाहिए। सभी धर्मों को राज्य का धर्म बिल्कुल नहीं। अगर हम सभी धर्मों का राज्य का धर्म मान लेंगे तो ये धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाएगा, बल्कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही यही होता है कि राज्य सभी धर्मों का समान आदर करेगा। राज्य सभी धर्मों का समान आदर करेगा, इसका मतलब है कि वह किसी भी धर्म के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको हम किस जगह देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, बी है भाग 3 में, सी है भाग जो है आपके 4 में, और डी है भाग 1 में। तो भाग 1 में नहीं, भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है, भाग जो है आपके 4 में भी नहीं, लेकिन प्रस्तावना के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देखा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधि के शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? यानी विधि के समक्ष जो शासन की व्यवस्था है, विधि का शासन, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अगला आपके सामने जो विकल्प है वह है ब्रिटेन, बी है यूएसए, सी है फ्रांस और डी है स्विट्जरलैंड। तो अभी अभी हमने चीज़ों को डिस्कस किया था कि जो आपके विधि का शासन है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, वह कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ब्रिटेन के संविधान से। संसाधमक शासन प्रणाली आपकी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। यूएसए यानी कि अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो इसके साथ साथ व्याख्या दी गई होगी वह भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको यह सेशन थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर हो सकूँ। आपका सब्सक्रिप्शन और मेरा और भी हौसला बढ़ाता है कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो
और भी लाऊं और नए नए सब्जेक्ट को ऐड करती रहूं। आपको और किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न की जो संख्या है उन्हें बढ़ाया जाए या कम किया जाए, किसी भी प्रकार की राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वह भी आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ पढ़ाई की पोथी को हमेशा सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।